अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने वक्त और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखकर इस कड़े वक्त में मेहनत, लगन और कुछ नया करने की सोच को मज़ीद मजबूत कर रहे होंगे। इसी सोच को सामने रखते हुए आज का लेक्चर भी एक नई सोच को पैदा करने का है। इसी नई सोच की वजह से शायद आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं, एक इस्लामी रियासत में हैं। ये सोच थी क्या एक्चुअली? ये सोच नया पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान हासिल करने का था। तो पेज नंबर 21 निकालेंगे और आपका टॉपिक है शिमला डेपुटेशन। ये शिमला डेपुटेशन है था क्या एक्चुअली? ये सर आगा ख़ान की क़यादत में 35 अरकान, 35 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जाता है लॉर्ड मंटो से मिलने, और उसमें जब ये बंदे मिलकर जाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबात कुछ रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। वो मुतालबात, वो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? वो मुतालबात, वो ऑब्जेक्टिव्स अलग इंतखाबात, अलग पॉलिटिकल राइट्स हासिल करने के होते हैं। वो मुतालबात सरकारी मुलाजमतें हासिल करने की होती हैं। और उसमें उसके बाद जो तीसरा मुतालबा होता है वो ये होता है कि इंडिया में जो अदालतें हैं, आला अदालतें, वहाँ पे मुस्लिम जज भी मुकर्रर हों। फिर उसके बाद मुसलमानों को उनकी यानी आबादी के तनासब से नशिस्तें दी जाएं, यानी उनको सीट्स दी जाएं। फिर उसके बाद ये भी मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम हो। आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान, उन्होंने एक स्कूल बनाया था 1875 में। फिर उसी स्कूल को 1877 में कॉलेज बना दिया गया, और फिर वही कॉलेज शिमला डेपुटेशन की वजह से, इनके मुतालबात की वजह से, उसी कॉलेज को 1920 में जाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया। आपको बता दूं एक और अहम चीज़ कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, मुसलमानों को जहाँ पे भी देखा गया ना, आप आज एक अलग रियासत में रह रहे हैं, आप आज एक अलग यानी आज़ादी है, आपको हर किस्म की आज़ादी है। तो आप अपने पास में भी, आज मैं आपको बता दूं, पास में लेके जाता हूँ 1857 की जब जंग हुई ना, तो उस वक्त जहाँ पे भी मुसलमान देखा गया गोली मार दी गई। जहाँ पे भी मुसलमान देखा गया उसको उनके हकूक़ जो भी थे, राइट्स जो भी थे, उनसे महरूम किया गया। मुसलमान होना जुर्म करार दिया गया था। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया था। यहाँ पे शिमला डेपुटेशन वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा दिया जाए। ये 1906 में आकर कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं वो मैं अभी आपको पास में लेकर मैंने आपको बता दिया है कि सरकारी मुलाजमतों से मुसलमानों को हटा दिया गया था। इससे बढ़कर और क्या किया था उन्होंने? इससे बढ़कर ये किया था कि 1857 के बाद मुसलमानों को मदरसों से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से बिल्कुल निकाल दिया गया था। और आपको ये भी बता दूं कि ICS का एक स्टूडेंट सिर्फ बांग्लादेश में था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों की क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है यहाँ पे कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे उन्होंने डिप्राइव कर दिया था। मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ से महरूम किया गया था। क्यों किया था ये एक अलग क्वेश्चन है। उसको महरूम करने का मुसलमानों का ये था कि मुसलमानों ने 1000 साल हुक्मरानी की थी। किस पर? हिंदुइज़्म पर, इंडिया पर। और इन्हीं 1000 साल में 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम। इन्हीं 1000 साल में ऐसे मुस्लिम हुक्मरान भी आए जिन्होंने हिंदुओं पे भी जुल्म किया था। और फिर वो जो जुल्म था ना, वो नस्ल दर नस्ल चलता रहा। वो जो हेट थी वो नस्ल दर नस्ल चलती रही। और ऐसा ही हुआ 1857 की जंग के बाद हमने ऐसा ही देखा। हिंदुओं ने खूब जो नफ़रत थी ना वो मुसलमानों के लिए निकाली। जहाँ पे भी मुस्लिम उनका जो भी घर था
جو بھی ان کے انڈر جو بھی چیزیں آ رہی تھی، انگریزوں کی مدد سے ہندوؤں نے وہ چیزیں ضبط کروا لی، مسلمانوں سے لے لی گئی۔ تو آج ہم سب جو اس آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے 10 لاکھ ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے صرف 1947 میں اپنی جانیں دی تھی۔ 1947 کے بعد کی زندگی تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا، اور پھر بھی ہم اپنے اس ملک کے لیے پھر بھی ہمارا شکوہ ہوتا ہے ہمارے اس ملک کے لیے۔ خیر، شملہ ڈیپوٹیشن کا میں نے بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا، کیوں مسلمانوں نے 1906 میں یہ سرکاری ملازمتیں، ججوں کا تقرر، آبادی کے لحاظ سے نشستیں حاصل کرنی ہیں، یونیورسٹی بنانی ہے، تو کیوں مسلمانوں نے یہ مطالبات کیے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے بتا دیا، اور آپ کو علم بھی ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پہ کیا گزری اور مسلمانوں نے کیا گزارا تھا، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مسلم پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس شملہ ڈیپوٹیشن کی وجہ سے مسلم لیگ بھی بنتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پولیٹیکل رائٹس حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مسلم پولیٹیکل ویلیوز میں نا اگر سر آغا خان نے پہلی اینٹ رکھی ہے نا، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہی کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ مسلم لیگ پھر بنتی ہے، شملہ وفد کامیاب ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہاں تک سارا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ مسلم لیگ کو بنانے کا ہوگا۔ مسلم لیگ کیسے بنی، کس طرح بنی، کیا لوازمات تھے، اور کون سی پرابلم سامنے آئی جب مسلم لیگ کو بنایا جا رہا تھا۔ سر شفیع یہ کون تھے، انہوں نے کیا رول ادا کیا، اور سر شفیع کی وجہ سے کون سی مسلم جماعتیں وجود میں آئیں۔ تو بہت کچھ ڈسکس کرنے کو ہے نیکسٹ ٹاپک میں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔